एडमिरल जावेद इकबाल साहब, इस सारे मामले के अंदर जहां सफारतकारी को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ वॉर टैक्टिक्स जो है उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। एक तो ईरान की जानब से उनके मिज़ाइल हैं इफेक्टिव, लेकिन एक उनका शाहिद ड्रोन है। मेरे ख्याल में 70% उन्होंने जो चीज़ें फायर की हैं उसमें 70% हिस्सा उसी शाहिद ड्रोन का, बहुत तबाही फैलाई है उसने। जो अमेरिका के बहुत सारे रडार्स इस इलाके में लगे हुए थे, थर्ड सिस्टम के, पैट्रियट के, उसमें से 10 उन्होंने हिट किए उसी ड्रोन के साथ जाके। इसी तरीके से जो स्टेट ऑफ फॉर्मोज है उसकी जो बंदिश है, मेरे ख्याल में वो शायद उनकी, अगर जंग के हवाले से कहें तो सबसे ज़्यादा लीथल मूव या क्लेवर मूव कहना चाहिए ईरान की, वो सबसे इफेक्टिव थी जिसने यूरोप और अमेरिका दोनों की चीखें निकलवाई। आपका तजिया इसके ऊपर? जी बिल्कुल, ईरान की हिकमत अमली इसमें बहुत वाज़ह थी कि उन्होंने एक एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल की हिकमत अमली पर अमल करते हुए उन्होंने सबसे पहले तो जो अमेरिका के जो सेंसर्स थे उनको बड़े लो कॉस्ट वेपन्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू उनको तबाह किया। मल्टी बिलियन डॉलर्स के एसेट, कीमत तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जंग में वो जो किरदार अदा कर रहे थे उसका चले जाना और उस कैपेबिलिटी को तबाह कर देना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह उन्होंने जो आपना हुर्मुज़, जो कि दुनिया की तजारत की शाहरग है, उसके ऊपर उन्होंने एक थ्रेटन किया। और ये ईरान का मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने उसको बिल्कुल बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम ममालिक के लिए खुली है, एक्सेप्ट वो कि जो अमेरिका, इसराइल या उनके इत्तेहादी हैं। तो आपने देखा कि ईरान का तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी अभी तक अमेरिका ने सेंक्शंस नहीं हटाई थी, फिर भी ईरान का तेल एक्सपोर्ट हो रहा था और चीन की तरफ जा रहा था और बाकी ममालिक की तरफ। अभी तो अमेरिका इस नहज पर आ गया कि तेल की कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने ये ऐलान, उनको बादल नाख्वास्ता ये ऐलान करना पड़ा कि ईरान पे से सेंक्शंस हटा ली गई, रूस के तेल के ऊपर सेंक्शंस हटा ली गई। तो ये ईरान का एक मास्टर स्ट्रोक था कि अगर वो ईरान इस तेल की आमदोरफ्त को और तजारत को बिल्कुल बंद कर देता तो पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो जाती। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप किसी की शारक के ऊपर पाँव रखेंगे तो अगले का रिएक्शन ज़रूर आएगा। लेकिन ईरान ने अपने इस एक्शन से ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं। लेकिन और एडमिरल साहब, अभी इस भी आने वाले अमेरिका दिनों की में इस आप जंग देखेंगे। में जो अमेरिका लड़ने तो आया था इसराइल की खातिर, लेकिन इस जंग ने अभी तक जो, अगर इकोनॉमिक टर्म में दो बेनिफिशियरी देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रूस है, जिसके तेल के ऊपर सैंक्शंस थी वो $60 के ऊपर, अब वो $100 का बेच रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेच रहा है। इसी तरीके से ईरानियंस, उनके ऊपर सैंक्शंस, इवन पाकिस्तान उनसे गैस और तेल नहीं खरीद सकता बैन अवी अमरीका की सैंक्शन पाबंदियों की वजह से। लेकिन अब उनके तेल के ऊपर सैंक्शन भी नहीं है और वो बेच भी ज़्यादा महंगे नरखों के ऊपर रहे हैं। तो बहुत मिस कैलकुलेशन की है ट्रंप साहब ने। शायद बहुत जोम था उनको कि हम जाएंगे वेनेजुएला की तरह 2 दिन में सारा कुछ कब्जा करेंगे या तबाह करेंगे और वापस आ जाएंगे, फतह का ऐलान कर देंगे। एडमिरल साहब। जी जी बिल्कुल, हालांकि देखें कि ये आपना हुर्मुज़ जो है वो एक तरह से ईरान के तनाजुर में अमेरिका की हवासों पे कोई पिछले 40 साल से छाई हुई है। आप उनकी कोई मिडल ईस्ट की वॉर गेम के नताइज उठा के देख लें, उसमें आपना हुर्मुज़ का किरदार बड़ा आता है और उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि ईरान इसको बंद करेगा और इसको किस तरह फिर अमरीकी बहरिया जाके और अमरीकी फ़ौज जाके खुलवाएगी। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि सन 2002 में एक अमेरिका ने ख़ास तौर पे एक मिलीनियम चैलेंज 2002 के नाम से एक वॉर गेम की, और बिल्कुल ये मिडल ईस्ट के ऊपर की गई थी और इसमें एक दुश्मन मुल्क ईरान था। और उसमें जो ईरान उस मुल्क को जो कमांड कर रहे थे वो लेफ्टिनेंट जनरल रिपर साहब थे, वॉन रिपर साहब थे। तो उन्होंने बिल्कुल इसी तरह ये कन्वेंशनल, गैर रवायती हिकमत अमली का मुजाहरा किया और पहले ही दिन उन्होंने अमेरिका के कई जहाज़ डुबो दिए। उन्होंने पैगाम रसानी के जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स थे उनको छोड़ के मोटरसाइकिल पे और चिट्ठियाँ और उस तरह से अपनी पैगाम रसानी की, और अमेरिका की बहरिया जो है वो उसको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ और जो वॉर गेम के प्लानर्स थे उनको वो गेम रोक देनी पड़ी। तो उसके बाद कहते हैं कि ओपन सोर्स में है कि उस वॉर गेम को फज किया गया और फिर उस एक तरह से अमेरिका को जितवाया गया। तो अगर आप हकीकत से पहलू तही करेंगे तो मेरे ख्याल में जो एक्चुअल जो नताइज हैं, क्योंकि मैदान जंग जो है वो बहुत बेरहम होता है, वो सिर्फ अहलियत को और कैपेबिलिटी को मान देता है। अमेरिका ने इस मामले में मेरे ख्याल में, चूँकि वॉर प्लानिंग उस तरह से नहीं हो सकी, बड़ी उजलत में एक जंग की प्लानिंग की गई। जो मकासद थे जंग के, सियासी मकासद, वो इतने बुलंदो बाला तय कर लिए गए कि वो जो कैंपेन, जिसको एक शॉर्ट कैंपेन के थ्रू हासिल करना चाह रहे थे, वो उसमें हासिल नहीं हुए। वो इस दलदल में घुसते चले गए हैं और अब नौबत ये आ गई है कि आपना हुर्मुज़ जो जंग से पहले खुली थी, अब अमेरिका जो है वो उसको खोलने
को ही अपनी फतह तस्लीम करने पर ऐसा लग रहा है कि अगर वो किसी तरीके से अपना हुर्मुज़ पे आमद रफ्त को यकीनी बना ले, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उनकी भी तजारत को, तो उसको अपनी फतह वो गर्दानेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स इतने लो हो गए हैं कि इसमें मेरे ख्याल में अमेरिका की सुबकी है, और इस जंग से अगर स्टेलमेट ये कंटिन्यू रहता है तो इसमें यकीनन ईरान की एक सफारती और दफाई जीत तस्वर की जाएगी, और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सुबकी है। और अगर सही हम इसको ग्रेट पावर जो एक कंटेस्टेशन चल रही है उसके तनाजुर में देखें तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। एजाज साहब, इराक के मामले में अमेरिका ने जिस तरह की पाबंदियां लगाई थी, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर उसके ऊपर सैंक्शंस भी रखी, उसके ऊपर वो बच्चों का आता है कि लाखों बच्चों की अमवात हो गई क्योंकि बर वक्त वहाँ अद्वियात या खुराक उनको मैसर नहीं थी। अगर तो उस किस्म का रजीम इम्पोज करने की ईरान के ऊपर कोशिश करेंगे तो फिर तो उससे बेहतर होगा कि ईरान लड़के मर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय अपने 5-7 लाख बच्चे जो है वो भूख और अफलास के हाथों मरवाने के। तो इस मामले में कोई तरीकाकार तो उन्हें वजह करना पड़ेगा। इसी तरीके से ईरानियन जो मिज़ाइल प्रोग्राम है, जो बेसिकली वो जैसे हम कहते हैं कि हमारे मिज़ाइल प्रोग्राम इंडिया स्पेसिफिक है, तो उनके इसराइल स्पेसिफिक है, उन्हें अमेरिका में जाकर वो मिज़ाइल नहीं मारने। तो अगर अपना ईरान वो मिज़ाइल प्रोग्राम गिव अप कर दे तो फिर भी उसकी सर्वाइवल जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो क्या करेगा ईरान, कैसे आगे बढ़ेगा? कभी नहीं करेगा जी उसके ऊपर कंप्रोमाइज, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसी से तो उसकी बचत है। और मैं एडमिरल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अमेरिका ने ये कैलकुलेट ही नहीं किया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो बंद कर दे तो हम इसको छुड़ाएंगे कैसे। वो अपनी जो वॉर गेमिंग की है उसके भी रिजल्ट्स फज करके उन्होंने ये जाहिर किया कि अमेरिका के सिर्फ यानी जो धमकी है वही काफ़ी होगी। वो जब उन्होंने अपना अब्राहम लिंकन वाला जो शुरू किया था बहरी बेड़ा भेजना का, और उधर से जेरल फोर्ड वाला शुरू किया बहरी ओकेनूस में, तो उनका ख्याल था ईरान तो डर जाएगा एकदम से कि ओ बहरी बेड़े आ रहे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की जो कैलकुलेशंस रही हैं इस अभी तक वो सही साबित हुई हैं। दूसरी तरफ जो इराक वाली मिसाल यहाँ इसलिए नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान से 2 गुना इसका रकबा है, और ये मुल्क के अंदर बड़ी डेप्थ है इसके अंदर। और वहां पर मुझे याद है जब हम रहा करते थे 5-6 साल, तो वहां जिस तरह की सब्जियां फल वगैरह फरावानी से मिलते थे, वो इस तरह उनको भूखा नहीं मार सकते हैं उस मुल्क को। तो ईरान को मेरे ख्याल में ग्रॉसली मिस अंडररेट किया। अब सवाल ये है कि क्या ईरान के पास अभी भी वो सलाहियत मौजूद है। अमेरिका की तरफ से बातचीत का जो इंडिया है वो तो ये जाहिर करता है कि उनके यहाँ शायद अब जरूरत पड़ गई है कोई पॉज की, ताकि इंटरसेप्टर्स बनाए जा सकें। और लेकिन ईरान की तरफ से उन शराइत को, अमेरिका की शराइत को रिजेक्ट करना, मुस्तरद करना, ये शो करता है कि इनके पास वो अभी भी मिसाइल और ड्रोन्स का जखीरा मौजूद है। तो उस लिहाज से तो फिर ईरान का अपर हैंड हो गया। अब अगर जब कोई बातचीत किसी स्टेज पे होती है, पहली स्टेज पे तो वही होगी कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस एक दूसरे की रद्द कर दे। लेकिन मेरे ख्याल में जो बातचीत अल्टीमेटली निकलेगी वो ये निकलेगी कि ईरान जो है वो अपने हुर्मुज़ को थोड़ा बहुत रिलैक्स करे, और इन ल्यू ऑफ दैट अमेरिका उनके ऊपर जो सैंक्शंस है वो खत्म करे। गोया इसके अराउंड कोई ना कोई वो बिल्ड हो सकता है, लेकिन नॉट एट दिस स्टेज, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसके लिए कोशिशें बहरहाल अमन के लिए जारी रहनी चाहिए। जावेद इकबाल साहब, इस पूरे इलाके में बहुत से अमरीकी अड्डे हैं, और वो तमाम खलीजी रियासतें जहाँ अमरीकी अड्डे हैं, ईरान ने उनको निशाना बनाया क्योंकि अमरीका ने उन अड्डों को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमला किया। अमरीका ने लेकिन किसी खलीजी रियासत को बचाने के लिए इफेक्टिवली कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ इसराइल के मकासद हासिल करने के लिए वो आ गए। इसराइल लिबनान में भी घुसा हुआ है इस वक्त, उसका एक हिस्से के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, और वो जो ग्रेटर इसराइल का उनका कॉन्सेप्ट है उसको वो मज़ीद तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की खबर ये भी है कि वो अपने वो जो 82nd उनका एयरबोर्न डिवीज़न है उसके भी कोई 2 से 3 हज़ार फ़ौजी इस इलाके में ला रहे हैं। तो हो सकता है उनका ये भी प्लान हो कि जैसे खार्क के हवाले से खबरें आती हैं कि उसको एयर ड्रॉप करके कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे। तो सिचुएशन थोड़ी सी अभी डिसेप्टिव है। अमेरिका की तरफ से पूरे यकीन या एतमाद के साथ आप ये बता नहीं सकते कि वो फ़ौरन एग्ज़िट चाह रहा है या अभी ईरान के ऊपर मज़ीद तबाही करना चाहता है। नदीम साहब, आपने बहुत अहम सवाल मेरे ख्याल में उठाया। जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। मेरे ख्याल में अगर इस अमेरिका और इसराइल ख़ास तौर पे जो कि इस जंग का मेन मुहर्रिक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ग्रेटर डिज़ाइन जो जंग का है वो मुस्लिम दुनिया में फूट पड़वाना, सेक्टेरियन लाइंस पे शिया सुन्नी, या ये कि जियो पोलिटिकल लाइंस पे कि अरब अजम
और जो आपने जो बड़ी की बात की कि अमेरिका जो अपने अड्डे हैं उनकी मदद से गल्फ का दफा नहीं किया उसने, क्या वो मतलब अनेबल था या अनविलिंग था, ये तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर वो चाहता तो कुछ ना कुछ उस तरह का दफ़ा ज़रूर हो सकता था। मेरे ख्याल में इसका मकसद ये था कि किसी तरह ये जो खलीजी ममालिक हैं इनको इस नहज पे ले आया जाए कि वो ईरान के ख़िलाफ़ हथियार उठाने पे आमादा हो जाएं, और ये जो फिर स्प्लिट पैदा हो जाए तो उस स्प्लिट को पूरा करना फिर किसी के बस में नहीं होगा, और फिर तमाम मिडल ईस्ट एक फ्रेजाइल की तरह से एक कमज़ोर हो जाएगा। और जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, या जो एक अमेरिका ने इस इलाके में अपनी बालादस्ती कायम रखनी है, और उसने आगे उभरती हुई जो चीन की एक ताकत है जिसकी एनर्जी की ज़रूरियात हैं उस पर अपना तसल्लुत कायम करना है, तो इसको ग्रेटर डिज़ाइन के उसमें देखा जाए तो ये बड़ा चीज़ फिट होती है कि अमेरिका ने क्यों खलीजी रियासतों का उस तरह से दफ़ा नहीं किया अपने बेसिस को इस्तेमाल करते हुए। एडमिरल जावेद साहब, जो इस वक्त इसराइल की पोजीशन है वो देखें तो जॉर्डन उसके सामने सांस भी लेना उसके लिए मुश्किल है। सीरिया का बेड़ागर कर चुके हैं और काफ़ी इलाकों के अंदर घुस चुके हैं। गज़ा के अंदर उन्होंने लाखों मुसलमान शहीद कर दिए हैं। लेबनान के अंदर काफ़ी उसका सदर्न लेबनान का बड़ा हिस्सा वो कब्ज़ा कर चुके हैं। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, हो सकता है चाइनीज़ ताउन के साथ मिलके इन्हें कोई जॉइंट अलायंस बनाना पड़ेगा। यूएई बहुत करीब जा चुका है इसराइल के, वो शायद इस तरफ को ना आए, लेकिन सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपना दिफा मजबूत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये जो तावन है, बामी तावन, ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है जिसमें अपने पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और बाकी इस्लामी ममालिक, और इसमें बैकग्राउंड सपोर्ट चीन की और रूस की शामिल हाल हुई तो इस इत्तेहाद में एक वज़न आएगा। लेकिन उससे पहले जो आपने ये जो इसराइल के जो एक मिलिट्री और एक हिकमत अमली की बात की कि जिस तरह वो अपना साइज़ फैलाता जा रहा है, तो आपको याद होगा कि दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया और उसमें कुछ हकीकत भी थी कि लेबनसराम, कि वो चाहते थे कि जर्मनी जो है वो फैल जाए, जर्मन कौम को फैलने की ज़रूरत है और एक बड़े वसी इलाके पे कब्ज़ा करने की ज़रूरत है। तो अगर उस वक्त वो गलत था तो आज दुनिया उसको सही गर्दान रही है। तो हमें, मेरे ख्याल में जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको एक इंटेलेक्चुअल ऑफेंसिव पे भी खेलना चाहिए कि जो इसके अंदर एक रिलीजियस और एक आइडियोलॉजिकल एक आर्गूमेंट्स दी जा रही हैं, इसके पीछे एक ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसीज और इंजील मुकद्दस की प्रोफेसीज, तो उसमें जो फॉल्ट लाइन्स हैं हमारे उलमा को, हमारे दानिश्वरों को आगे आना पड़ेगा। और क्योंकि जंग जो है वो सिर्फ फौजी महाज पे नहीं लड़ी जाती, ये सफारती महाज पे, मुआशी महाज पे, और मेरे ख्याल में ये जो इंटेलेक्चुअल बैटल फील्ड है इसके ऊपर भी इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है। और इसके तहत हम मुस्लिम ममालिक में वो इत्तेहाद भी पैदा कर सकते हैं जिसकी इस वक्त इस मौके की ये अशद ज़रूरत है। कुछ देर पहले बात हो रही थी कि वो क्या ऐसी वजह होगी, कि क्या ऐसी चीज़ होगी कि जिसकी वजह से खलीजी ममालिक को इस जंग में कूदने पर मजबूर कर दिया जाए। तो जैसे एक आप ब्लैक स्वान एक इस तरह है कि यानी एक ऐसी अनहोनी का हो जाना जो किसी ने सोच भी ना रखी हो और एकदम रिएक्शन के तौर पे जो है वो कोई काम हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो थर्ड टेम्पल बनाने का उनकी एक अज़ली ख्वाहिश चली आ रही है, और इसमें काफ़ी राय भी सामने आई है कि उसके नीचे टनल्स बनाई गई हैं, उसकी बुनियादों को कमज़ोर किया गया है। तो अगर इसी जंग के पस पर्दा कोई साजिश के तहत उसको मिसमार, खुदा न ख्वास्ता कोई इस तरफ की कोई एक्शन हुआ, या और कोई मकामात मुक़द्दसा पे कोई थ्रेट किया गया किसी भी फॉल्स फ्लैग के थ्रू, तो वो मेरे ख्याल में एक ऐसे ही एक ब्लैक स्वान मोमेंट है जिसके अगेंस्ट हमें गार्ड हमेशा अपना रखना चाहिए। और हाँ, ये बात आपने सही की है कि मुस्लिम दुनिया को इसराइल की जानब से एक बड़े ब्लैक स्वान इवेंट के लिए तैयार रखना चाहिए खुद को। और नेतन्याहू बैद नहीं है कि वो किसी मुसलमानों के दिल के बहुत जो करीब मुकामात हैं उनमें से किसी एक जगह पे ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करे। आपकी बिल्कुल सही तज्जिया।